हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मजबूत इरादे, बढ़ते कदम के साथ चैनल 1 न्यूज अब एक नए रूप में। मैं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं प्राइमेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 16 दिसंबर दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट ने सख्त से सख्त कानून बनाने की सिफारिश की थी, पर सिफारिश ही रह गई। देश में आज भी महिलाएं हैवानियत का शिकार होती हैं और हो रही हैं। कुछ मामले दर्ज होते हैं, कुछ दर्ज नहीं होते। आज यूपी के प्रतापगढ़ में बेखौफ आरोपी पक्ष ने लोगों ने यहां पीड़िता की जुबान काटने की कोशिश की ताकि पीड़िता कोर्ट में बयान न दे सके। तो दूसरी ओर दिल्ली गैंगरेप में आरोपी नाबालिग युवक के खिलाफ सजा का ऐलान 25 जुलाई को होगा। चूंकि आरोपी नाबालिग है और उसकी श्रेणी में आता है, इसीलिए उसे अधिकतम सजा 3 साल की होगी। देश में रेप के मामले साल दर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि रेप को रोकने में सरकारी तंत्र नाकाम है। क्या अपराधियों को कानून का खौफ नहीं रह गया है? अगर हां, तो इस जघन्य अपराध पर आखिर लगाम कैसे लगाई जाए? दिल्ली गैंगरेप मामले में 6 आरोपियों में से एक नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला 25 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। हालांकि लूट के मामले में कोर्ट ने नाबालिग आरोपी पर फैसला दे दिया है। पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली दिल्ली बसंत विहार गैंगरेप मामले में इंसाफ के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली की जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग आरोपी पर रेप और हत्या के मामले में फैसला 25 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। 25 जुलाई को ही सजा का भी ऐलान किया जाएगा। लूट के मामले में नाबालिग आरोपी को दोषी करार दिया गया है। वो इस वक्त हमें नहीं पता है, क्योंकि वो अनाउंस नहीं हुआ है। वो सील कवर में हमें सप्लाई होगा, सप्लाई होने के बाद ही हमें पता चलेगा। आज कुछ नहीं हुआ, 25 तारीख को फैसला होगा। हमें तो उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। 16 दिसंबर 2012 की उस भयानक रात को शायद ही कोई भुला पाएगा, जब मुंद्रिका में 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा के साथ चलती बस में गैंगरेप किया गया। इसके 13 दिन बाद पीड़ित की सिंगापुर अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली, जबकि एक आरोपी नाबालिग निकला।
घटना के वक्त नाबालिग आरोपी की उम्र 17 साल 6 महीने 12 दिन थी। वारदात के बाद वो 6 महीने से अधिक समय जेल में बिता चुका है और अब बालिग हो गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी 6 आरोपियों में से इसे नाबालिग आरोपी ने पीड़िता के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी की थी। इतना ही नहीं, पीड़िता और उसके दोस्त को बस से बाहर फेंकने और कुचलने का फैसला भी इसी का था। इसलिए नाबालिग आरोपी भी सजा का उतना ही हकदार है जितना कि बाकी के आरोपी। अगर नाबालिग आरोपी को सजा मिलती है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर बोर्ड ने उसे अधिकतम सजा दी तो यह देश में पहला ऐसा फैसला होगा जिसमें किसी नाबालिग को महिला हिंसा और यौन अपराध में इतनी सजा मिलेगी। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। चलिए चर्चा को यहां से हम शुरू करते हैं। तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका तारुफ उनसे मैं करा दूं। हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं, नेता बीजेपी के, आप मौजूद हैं हमारे साथ में। उषा ठाकुर जी हमारे साथ हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा एपी सिंह जी, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, लंबा अनुभव आपका है। और अग्निमा दुबे जी हमारे साथ हैं, हमारे राजनीतिक संपादक, और साथ ही अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस की नेत्री भी हैं। तो चलिए शुरुआत में ऐसे करता हूं उषा ठाकुर के साथ में। उषा जी, सबसे पहले तो जो आज वर्डिक्ट आया और 25 को आएगा, इसको लेकर के आपको क्या कहना है? देखिए, जहां तक कि जुवेनाइल कोर्ट का कहा जाता है जी, ये 18 वर्ष से कम उम्र का है। लेकिन आप देखिए कि वशिष्ठ नारायण सिंह जो IAS थे जी, कितनी कम उम्र में, 18 साल की उम्र में ही PhD और सब कुछ कर गए थे। और पहले समय में 15 साल की उम्र में शादी विवाह होता था और उस समय लोग घर बार संभालते थे जी। तीसरी बात यह है कि जब माइंड परिपक्व हो जाए और तन मन परिपक्व हो जाए जी, तो उसको परिपक्व ही माना जाएगा। चौथा 16 दिसंबर का जो है, हमारे ही संगठन के लोग जो थे वहां पर, जब इसको प्रूव किया जा रहा था कि ये एक नाबालिग है, तो इसके गांव से तमाम औरतें आई थी सर्टिफिकेट लेके कि ये 6 महीने मेरे बेटे से छोटा है, ये 3 महीने छोटा है। इस तरह से करके वो प्रूव किया गया कि वो छोटा है, और उसका स्कूल का प्रिंसिपल भी आया था कहने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि हमारे देश की क्या स्थिति हो गई है कि जब एक क्राइम करता है कोई बच्चा उस गांव में, तो पहले गांव के लोग हुक्का पानी बार देते थे, बहिष्कार कर देते थे। आज पूरा गांव उठ खड़ा होता है क्रिमिनल को बचाने के लिए, जो मास्टरमाइंड था इस काम में। अच्छा, दूसरी बात और मैं कहती हूँ कि जब नक्सलाइट्स जो होते हैं 12 साल 13 साल के बच्चे जब शूट करते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनको शूट एट साइट होता है, तब तो नहीं देखा जाता है कि ये नाबालिग है या क्या है। तो फिर इसके मामले में इतनी ज्यादा क्यों सोची जा रही है सरकार द्वारा? क्यों सोई हुई है 16 दिसंबर से आज तक? क्यों नहीं कोई कार्रवाई किया? क्यों जनता की बातों की अवहेलना की जा रही है? क्योंकि जनता और क्राइम और क्रिमिनल का कोई महत्व नहीं है, ये तो एक खाना पूर्ति है बस। तो मैं ऐसी सरकार को बिल्कुल कहूंगी कि ये सरकार जो है, ये समाज के लिए नहीं है, देश के उसमें नहीं है जी, महिलाओं के लिए नहीं है जी। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी सरकार जो संवेदनहीन हो, जिसमें जो क्रिमिनल्स को रख के और जनता के टैक्सेस लगा के, महंगाई बढ़ा के, जनता के सिर पे बैठा के उन लोगों को भोजन करा रहे हैं इतने दिन से, कोई न्याय नहीं कर रही है। ऐसी सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। या तो क्रिमिनल को सजा दे, ये देखते हुए कि वो गलत है, चाहे वो 18 साल का है या 16 साल का, उसका ब्रेन क्रिमिनल है, उसका ब्रेन डेवलप है। और 3 साल बाद, अगर जो 3 साल बाद वो बाल गृह में भी जाएगा, तो बच्चों को भी वो वहां पे क्रिमिनल बना के, गैंग बना के पूरे देश को बर्बाद करेगा। ठीक है, अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलका जी, कैसे आप देखती हैं? उषा ठाकुर जी का साफ तौर पर इस विषय पर यही कहना है कि जब नक्सली होते हैं, या मेंटली तो वो इतना ज्यादा वो रहता है ना, मेंटली तो परिपक्व है। नक्सलिज्म जब छोटे छोटे बच्चे बंदूक उठाते हैं तब तो शूट एट साइट के ऑर्डर होते हैं, तब तो ये नहीं देखा जाता, पर इस तरह का कृत्य जब होता है तो जवाबदेही सरकार की भी बनती है। तो क्या आपको नहीं लगता ये जवाबदेही पूरी सरकार कर पाई है? क्या अभी भी आप मानती हैं कि बहुत बढ़िया ही काम हुआ है सरकार की ओर से? देखिए, मुझे लगता है समस्या का हल हमें इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस मुद्दों पर भी राजनीति करने से कोई बाज नहीं आ रहा है। सिर्फ सरकारों के ऊपर सब बात करना सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल पीछे सरकारें नहीं हट सकती हैं।
पहली जिम्मेदारी सरकारों की है, पर दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे भी कोई खड़ा है, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट सकते हैं? आज वो भी पीछे हटे हुए हैं। हमें था कि अलका जी, आपका साउंड मेरे तक पहुंच नहीं रहा है। मैं फिर आपके पास आऊंगा, जरा हम ऑडियो चेक करवा लें, फिर आपके पास आएंगे। माफ कीजिएगा, आपका साउंड अभी आ नहीं रहा है, मैं फिर आपके पास आऊंगा, एक बार आपका ऑडियो चेक हो जाए। पर यहां पर मैं अशोक सिंह साहब को लाना चाहूंगा। सर, कैसे आप इसका जवाब देना चाहेंगे? क्या जवाबदेही, वो कह रही है कि पहले जितना हम सुन पाए कि पहले नंबर पर सरकार की जवाबदेही, पर दूसरा तीसरा चौथा है, पर पहला ही जब जवाबदारी नहीं निभाएगा, दूसरा तीसरा कहां से आएगा? देखिए सिद्धार्थ जी, अलका लांबा जी जो बोल रही थी वो निश्चित रूप से चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता है जी, और वो जिस पार्टी के कार्यकर्ता है वो पार्टी कभी आज तक, उनका इतिहास है कि कभी उसने देश में गलती स्वीकार नहीं किया जी, और वो इन्होंने भी तय किया है कि ये भी अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल आज भी, उसके बाद भी कई बार अखबारों में ये आता रहा और हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी तक यही तय नहीं हुआ कि सिंगापुर में किसके निर्देश पे भेजा गया और क्यों भेजा गया जी। ठीक है, हमारे देश में सब कुछ ये सुविधाएं थी जी, और इसको जिस दिन रेप कांड हुआ उसके बाद से लेके मुझे और जब तक ये घटनाएं पूरी चली, चीजों पर चर्चा करने का क्या सर, जो हम इस विषय पे आ जाए, ठीक है, सिंगापुर जो चला जी, जब तक मैं मानता हूं कि राजनीति अगर किसी को करना है तो नहीं करना चाहिए इस विषय पे, ठीक है, लेकिन अगर ये राजनीति भी शुरुआत की तो दिल्ली पुलिस ने की। क्या ये कहना कि सरकार की जवाबदेही थी राजनीति करना है? देखिए, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था लागू करने का उत्तर प्रदेश में 4 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और उसे नोचा जाता है और कहा जाता है कि कुत्तों ने उसे नोचा है। उसके बाद एक महिला जब कोर्ट में अपना बयान देने जाती है, जबान काट की सरकार दोषी है। मुझे लगता है कि राजनीति बंद करिए। कोई भी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी की है, कांग्रेस की है, समाजवादियों की, उत्तर प्रदेश किसी की भी है, एक होकर जागरूकता लानी होगी। बिल्कुल, बात यही है कि यहाँ पर भी हर कोई अपनी 2014 के चुनावों को सामने रखते हुए अपने बयानों को दे रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है जितना नीचा सरकार को दिखा सकते हैं आप दिखाइए, चाहे इन मुद्दों पर भी। जी चलिए, आप कमियां देखिए, समाज में भी कमी रही कहीं ना कहीं। क्यों समाज 16 दिसंबर को जो क्रांति देश और सड़कों पर देखी जा रही थी, क्यों हम उस क्रांति को एक जागरूकता में नहीं बदल पाए? क्यों नहीं बता पाए समाज में वो डर कि नया कानून क्या है, अब आपका क्या बिगड़ सकता है? कितने लोगों ने पर हम सब बोलने आ गए, भाग ले रहे थे, जो आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन पर रेप के केस रजिस्टर हो गए हैं, वो मुलजिम बन के तिहाड़ जेल में है। आप किस कानून की बात करती हैं? बात करिए उस भावना की। देखिए, आप विदेशी बन रहे हैं कि वो लोग आंदोलन में थे इसलिए वो अंदर हैं, उन्होंने रेप नहीं किया, तो आप रेपिस्ट को बचाने का काम कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आंदोलनकारी जी, छोटा सा ब्रेक यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा। अलका जी, मैं आऊंगा, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं, आप ही से मैं शुरू करूंगा ब्रेक के बाद में। कई सवाल यहां पर उठाए अलका लांबा ने, उनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के ऊपर बात राजनीति करना अब राजनीति है अब, क्योंकि यह भी मसला इसमें उठ के आ जाएगा कि कानून किस तरह से वहां पर चल रहा है, कानून को लेकर के सेंसिटिविटी कितनी है, यह भी सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौट रहे हैं। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है ये तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस? क्या? ये देखो, क्या ये वीडियो है? ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
चलिए, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे जवाबदेही तय हो, किस पर जवाबदेही तय हो, कानून बने तो कैसा बने, पर जो हुआ उसको लेकर के हम अभी कहां, जहां थे, जहां से हमने शुरुआत की थी, वहीं तो आ खड़े हुए हैं। कैसे जवाबदेही तय होगी, वो भावना को कैसे जागृत किया जाएगा। सर, आप कह रहे थे भावना को जागृत करने वाली बात, ये चूंकि आप कानून को भी समझते हैं और कानून के सामने जब ये बातें जाती हैं तो वह भावनाएं नहीं चल पाती, वह तथ्य चलते हैं। वह वही तो कैसे आप इसको देखेंगे, ये सामंजस्य कैसा बन पाएगा, तारतम्य कैसे बनेगा? देखिए, मैं पिछले 18 साल से दिल्ली में क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहा हूं जी। जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े पिछले आंकड़े हैं, पिछले सालों में 3 से 400, फिर बढ़ते बढ़ते 4 से 500 तक केसेस रेप के हर साल आना शुरू हुए, रिपोर्टेड हुए दिल्ली में जी पिछले वर्षों में। लेकिन जब से 16 दिसंबर के बाद जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट आई, उसके बाद से अप्रैल महीने तक 500 एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। यानी कि 4 महीने में जो 12 महीने में काम होता था वो 4 महीने में हो गया। इसका अर्थ क्या गया? क्या दिल्ली पुलिस सारे केसों को दबा देती थी जी, या अपराध बढ़े हैं? अगर दिल्ली पुलिस दबा देती थी तो क्यों दबा देती थी? अब क्या हो गया उसमें? अब क्यों इतने खोल दी, उसने छूट दे दी कि एफआईआर की रजिस्टर्ड होने की? या फिर अगर नहीं दबाती थी तो ये फिर इतने क्यों एफआईआर होने लगी? जबकि लोगों में भावना जागृत होना चाहिए, कानून के प्रति भय व्याप्त हुआ है, कानून के प्रति। मैडम सुनिए, सुनने की बोलना इस बात का सबूत नहीं है। मुझे पता है, क्रिमिनल प्रैक्टिस में सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक दिन भर बोलता रहता हूं। आप लोग संसद विधानसभा में बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। कोर्ट में आके आपके विधायक और सांसदों की जुबान चुप हो जाती है, आपके सिर नहीं उठते। आपके सांसद और मंत्री रेप में बंद हैं, चार्जशीटें दाखिल हैं, आप किसकी बात करती हैं? इस बात जो कह रहे थे, अरे बात ये सही है, मैं देखता हूं किस तरह से आते हैं, सेटिंग करके बात कर लेते हैं। आप उसको छोड़िए, आप राजनीति की जो आप बात कह रही हैं कि राजनीति को सबसे ज्यादा आप बर्बाद कर दिया है। आप देखिए, मुझे मालूम ही नहीं है। मैं तो आपकी बात करके उस बात को आगे बढ़ा रही हूँ और ये कह रही हूँ समाज का भी डर एक कारण होता था। मैडम, आप सुन लें, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रही हूँ, एक कदम आगे बढ़कर कह रही हूँ कि समाज भी डरता था, जो शायद समाज ने डर छोड़ दिया और केस दर्ज कराने के लिए आगे आ गया है। अलका जी, आप 1 मिनट सुन लें। हमारे साथ एपी सिंह साहब हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो अपनी बात रख पानी दीजिए, बोलिए, ठंडा रखे, अपनी बात को रखें। मैंने तो उनकी बात को सुन ले, फिर आपके पास सुनने की सर, आप बोलना इस बात का दातक नहीं। आप सुनिए, आप समझिए इस बात को, ना तो राजनीति करिए इस जैसे मामले में, राजनीति को दूर करिए। सभी पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, सपा, सभी, और सबसे पहले अपने घरों को सुधारिए। जनता, आम जनता देखती है आपके नेताओं को, वो देखती है, वो कहते हैं कि मुझसे कहते हैं क्लाइंट, आप मेरी जमानत नहीं करा पाए, लेकिन उस सांसद की जमानत हो गई, उस मिनिस्टर की जमानत हो गई, क्योंकि उसके पास धन था, जनबल था, धनबल था, बाहुबल था। केस के ऊपर ये होता है, ये होता है। लेकिन इस केस में भी यही हुआ है कि कोई गरीब व्यक्ति के नाम पे बंद कर दिया जाए, गरीब व्यक्ति के नाम पे शोषण हो जाए, ये चीज। लेकिन कानून सख्त होना चाहिए, कानून सख्त बना। जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट आई, उसमें कानून बना, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद क्या दिल्ली में या पूरे देश में अपराधों पे, खासकर रेप के अपराधों पे रुकावट आई? नहीं, तेजी से बढ़े। इस देश की यह भी एक विडंबना है, जब कानून बनते हैं तो उनका यूज कम होता है, मिसयूज पहले होने लगता है। और आज रेप कानून में भी यही हुआ। हम लोग देखते हैं मिसयूज इतना ज्यादा होगा कि एफआईआर 800 तक एफआईआर दिल्ली में आज तक पहुंच चुकी हैं। उसमें पत्नियों को बंद करा दिया, पतियों को बंद करा दिया, ससुर को बंद करा दिया, देवर को बंद करा दिया, मकान खाली कराना, लेकिन रेप का मुकदमा लगवा दिया। और अंततः यहां तक अब जजेस का, जुडिशियल ऑफिसर्स का रवैया ये पहुंचने लगा है कि ये तो अब कुल मिला के जॉब जिस तरह से दहेज के केस पहले झूठे होने लगे, दहेज के केस का मिसयूज होने लगे। हमारे पास सामाजिक कार्यकर्ता भी है, बहन जी भी, और आप भी एक महिला भी हैं, आपके पास, आप सामाजिक हैं, राजनीतिक भी हैं, आपने देखे होंगे, आपके पास भी लोग शिकायतें लेके आते होंगे। दहेज के केस कितने ज्यादा झूठे आने लगे। ददिया साहब ये कहना है कि ये जो जस्टिस वर्मा की जो रिपोर्ट आई है, ये आप क्या ये कह रहे हैं कि इसका मिसयूज ज्यादा हुआ है? मिसयूज ज्यादा होने लगा, यूज कम रहा। और अगर यूज, अलका जी आप जवाब दें, दिसंबर के क्या कह रही है, आपके सवाल के जवाब में क्या कह रही है अलका जी? अब आप अपना जवाब दें। वो उनका साफ तौर पर यहाँ पर सिंह साहब का कहना है जी, हर बात के दो पहलू रहते हैं। हो सकता है जो मेरे साथ में बात कर रहे हैं कि मिसयूज की, हो सकता है उनके सामने वही केस आए हो जिनका मिसयूज किया गया हो, पर मैं ये मानती हूं कि महिलाएं इस देश में आज भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो है वो सबसे ज्यादा शोषित हो रही हैं। बलात्कारों की बात कहें तो आप उन अपराधियों को बलात्कार की आड़ में कि झूठे आरोप लगा दिए, बलात्कारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी किसी शख्स ने कहा कि वो जो बलात्कारी तिहाड़ में है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये कहते हुए कि वो तो एक आंदोलनकारी था, 16 दिसंबर में आंदोलन में शामिल था, उसको झूठा फंसा दिया। मुझे बहुत दुख होता है जब अपराधियों को ही नहीं बलात्कारियों को भी बचाने की इस तरह के। क्या आपको क्या रास्ता दिखता है? नहीं, देखिए कानून सख्त। जस्टिस वर्मा हमारे बीच में नहीं रहे, मैं बिल्कुल उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहती हूँ बहुत बड़ा काम करके वो गए हैं, एक सख्त कानून देके गए हैं। पर 2-4 साल की बच्चियों का अगर समाज के अंदर बलात्कार हो रहा है तो समाज को भी जागना है। 16 दिसंबर के बाद, एक क्रांति के बाद मैंने उन्हें सोते हुए देखा है, दोबारा उसी क्रांति में जो लोग शामिल थे, उन्हें मैं कहूंगी जागना है। और कानून क्या है, जाकर गली मोहल्ले नुक्कड़ों में लोगों को बताना है, उसकी सजाएं क्या हो सकती है वो बताने की जरूरत है। जब तक हमारा समाज साथ नहीं आएगा, भूल जाइए कि हमें इसमें कामयाबी मिलने वाली है। 2 और 4 साल की बच्ची की जो है बलात्कार हो रहा है। कानून को अलग रखना पड़ेगा, समाज को सबसे पहले लाना पड़ेगा, मजबूती से लाना पड़ेगा, समाज को लाना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं कि समाज जागेगा, पर ये समाज आखिर जागेगा कैसे? इसके पीछे भी फिर 10 सवाल है, 10 छोर है जिन्हें हम जोड़ते रह जाएंगे और शायद चीजें। मैम इनसे एक ले लूं फिर आपका। जी सिद्धार्थ, मेरा इस मामले में ये कहना है कि समाज को बदलेंगे, सरकारें बदलेंगे, सरकार की मानसिकता बदलेंगे, वो अलग है। मुख्य मुद्दा अगर हम थोड़ा इस पे ये भी फोकस कर ले कि जो रेप के केसेस चल रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो बनाए गए हैं, उनमें थोड़ा और तेजी से काम आए, सजा मिले। मतलब ठीक है, समाज को बदलेंगे तो समाज को बदलने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन एट प्रेजेंट जो रेप केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में, और जहां जहां सरकारें कई स्टेट्स ने बनाए हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, लेकिन वो भी कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, इसका एक ट्रांसपेरेंसी सामने आए, उस पर एक दबाव बने, केसेस जल्दी सुलझाए जाए। ये तो बहुत वैसा केस था कि जो मीडिया में इतना इसका पूरा मिला था, इसलिए ये उसमें भी आप देखो कि कितना महीने लग गए। उसको आप देखिए, दिसंबर का है तो मेरे ख्याल से आप 7 महीने 6 महीने, हाँ 6-7-8 महीने। ये मार्च में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुआ था और अभी जुलाई है। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि जो अगर इसमें ये और आज तो वर्डिक्ट भी आना था। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि ये तो उस 1 मिनट उषा जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें जो मामले, ये इतना ऐसा केस था कि जो इतना मीडिया के कारण जो इसको पूरा मिला था, और इसके कारण अभी तक 7 महीने वो भी एक पे आज के आना था। ऐसे आप केसेस देखिए जो कि बहुत लंबे से पड़े, उसमें भी अगर हम थोड़ा बहुत कुछ कर लें, मेरा तो ये कहना है कि हाँ वो भी बहुत एक तरीके से एक मैसेज देने वाली चीजें होंगी। जी चलिए, अब उषा जी आप कुछ अपनी बात देखिए, ऐसा नहीं है कि 7 महीनों में कुछ हुआ नहीं है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है, आपके जवाब मैं आपके पास में आ रहा हूँ, प्लीज एक करके सबको सुन ले हम, फिर आपके पास सुनिए। देखिए, जहाँ तक समाज का सवाल है, जी हम लोगों ने गांव-गांव में ये अभियान, सारी महिलाएं चाहे वो 12th की हों, ऐसा एक ग्रुप बन गया है कि इस तरह की बातें बताई जा रही हैं जी। और लोगों की सुरक्षा के लिए वही साधारण लोग, जो आम पैदल लोग, वो कटिबद्ध हैं। और हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि हमारे सेक्टर और इर्द गिर्द के सेक्टर में अभी कोई भी ऐसा गलत काम नहीं हो रहा है, उस पर पूरी नजर रखी जा रही है। जहाँ समाज का है, कम से कम नोएडा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से जी। वो पुलिस पर भी हम लोग पूरा दबाव डाले हुए हैं और प्रशासन पर भी और सामाजिक रूप से भी कर रहे हैं। पर ये जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर, अब आप देखिए हर दिन जब रिपोर्ट आती है, हर एक आदमी हर अपने उसमें करे, क्षेत्र में करे, ये बहुत जरूरी है। पर ये आपको होता दिखता है। देखिए, मैं चाहूंगा थोड़ा प्रैक्टिकली भी हम बात करें उषा जी। देखिए, बहुत होती है चीजें कि हम हवा में भी कभी कभी आकर रहते हैं, पर हम जमीनी तौर पर अगर हम बात करें, ठीक है आपने किया है, पर क्या आपको लगता है भारत जैसे इतने बड़े देश में जहाँ हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी घर से शुरू कर दीजिए, घर से शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात और बेटी मानना, 1 मिनट सुनिए, जब निठारी कांड था, जो बच्चा मैं देखती थी कि उधर जा रहा है, उसको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे इर्द गिर्द के लोगों की होती थी कि कल को वो भी बच्चा न गायब हो जाए। वैसे ही हम महिलाओं और लड़कियों की भी सोचते हैं, अकेले जा रहे हैं तो उस पर सब नजर रखते हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हो, पान वाले हो, सबको कहा जाता है, तो सभी जागरूक रहते हैं। तो इसमें हर एक व्यक्ति अपने जगह से ही जागरूकता का अभियान शुरू करे, क्योंकि इतने बड़े देश को ये सरकार नहीं संभाल सकती है। बिल्कुल ठीक है, सरकार का रोल फिर कैसे इसमें निर्धारित है? सरकार का कोई रोल होगा इसमें, जब समाज को हम जागृत कर जाएंगे कि नहीं, कि सरकार को मतलब रख दे? उषा जी, सरकार को कानून भी ऐसा बनाना चाहिए आज तक उन लोगों को सजा मिल जानी चाहिए थी, जैसा कांड हुआ, जिस तरह से लोगों ने जुल्म सहे वहां पर इंडिया गेट और जंतर मंतर पर, जिस तरह से उन लोगों के ऊपर एक्सपायर्ड डेट के अश्रु गैस छोड़े गए, जिससे कि कितने लोगों को एलर्जी हो गई।
कितनी बीमारियां हो है गई। कि सरकार का रोल जो मैं मानती हूँ, क्योंकि समाज का इसमें बहुत ज्यादा समाज का ज्यादा रोल है, सरकार का कम रोल। सरकार का समाज का बहुत बड़ा रोल। कानून बना दिया, अब जैसे मैंने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, ये जो चीजें इंप्लीमेंट करनी है आपको, वो सरकार का काम है ना। इम्प्लीमेंटेशन एक बात है, इम्प्लीमेंटेशन पूरा, लेकिन फिर भी अपराध बढ़े, घरों से अपराध बढ़े, मकान से बढ़ा, किराएदारों से अपराध बढ़े। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, आपको अपना समझना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि धरातल चीजों को लागू किया जाए, क्योंकि यही होता है हमारे यहाँ पर कि चीजें ऊपर से बड़ी दिखती अच्छी हैं, पर जमीनी तौर पर जब हम जाते हैं काम को देखने के लिए तो शायद हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और एक और बात हम यहाँ पे लेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो आज प्रतापगढ़ के अंदर जो रेप हुआ है, उसके बाद किस तरह से उस लड़की की जुबान काट दी गई ताकि वो कोर्ट में जाकर कुछ बोल ना सके। छोटा सा ब्रेक। खाना, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, दवाइयाँ, और ये डॉट्स कहाँ गई? तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे मैं के जाना हो। और जब बाढ़ या तूफान के वक्त घर छोड़ने की नौबत आई तो क्या होगा? ये है जरूरी कागजात, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी आपदा के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान तैयार रखें, जैसे सूखा खाना, कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ और जरूरी कागजात। किसी भी आपदा के समय अपनी तैयारी ही काम आती है। पहले से तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बहुत गंभीर विषय पर हमारी चर्चा हो रही है और ये विषय पर चर्चा हजारों बार पहले भी हो चुकी है, पर आज इस विषय को हमने इसलिए उठाया क्योंकि एक विषय आज और आया है। हम आपको बता दें किस तरह प्रतापगढ़ के अंदर एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसे मारा पीटा भी गया और उसकी जबान तक काट ली गई। तो एक जब क्राइम करने कोई व्यक्ति जाता है तो कितनी चीजें सोचता है उसके बाद उससे बचने के लिए और क्या क्या कुछ उसके मन में आता है। ये आपको हम उसी अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही एक वो पीड़िता है, इसका परिवार इसके साथ में है, सहमी हुई थी, ये डरी हुई थी, इसके समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। वहीं इसके जो परिजन हैं वो भी सदमे के अंदर हैं। तो बहुत बड़ा सवाल यह है कि इतनी सारी बातें हो रही हैं, समाज बदले पर ये चीजें रुकेंगी कैसे? कैसे इसे आखिर रोका जाएगा? समाज को भी बदला जाए तो आखिर क्या ऐसे लोग हर क्षेत्र में हैं जो उतनी जिम्मेदारी से अपनी बातों को उठा करके उतनी जागृति वो फैला सकते हैं? ये भी एक बड़ी बात है। और 25 जुलाई को अब पूरा इंसाफ दिल्ली के अंदर आएगा। कैसे आएगा नहीं आएगा ये कहा जा रहा है कि कानूनविद भी ये बात कर रहे हैं कि 3 साल तक की अधिकतम सजा उसे हो सकती है, पर क्या जब वो सजा होगी और उस सजा को लेकर के क्या डिसीजन आता है, खैर वो तो वक्त ही तय करेगा। 25 जुलाई को वो तय होगा। बहरहाल चर्चा को हम यहां से आगे बढ़ाते हैं। अशोक जी, समाज की बात हमने कर ली, पर इंप्लीमेंटेशन तो सरकार ही करेंगी ना सर। ये हम कैसे उम्मीद कर लें कि सब कुछ समाज ही कर ले और फिर सरकार पीछे हट जाए, या सरकार को हम कुछ कहें ही ना? देखिए सिद्धार्थ जी, अभी अलका जी बोल रही थी, आप चूंकि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, मैं भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जी,
अगर इस देश की जनता और इस देश के लोग अगर हमको मैंडेट देते हैं और सरकार चलाने की जिम्मेदारी देते हैं जी, तो निश्चित रूप से हमको सच बोलने भी आना चाहिए जी। अब हम ये कह दें कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की घटना आप दिखा रहे हैं, और जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश से है जी। और अगर वो 17 वर्ष की कम आयु में अगर वो किसी गाड़ी का कंडक्टर है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि बाल्यावस्था में कोई कंडक्टर का या खलासी का या कोई ड्राइवर का काम ना करे। बहुत बड़ी बात जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको पालन पोषण में या शिक्षा में कमी हुई, और जिस देश में युवाओं को ले जाना चाहिए, बच्चों को ले जाना चाहिए, सरकार उस दिशा में लेके नहीं जा पाई जी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि सरकार कह दे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता जी। आप इसमें जो एक्ट है, आप जितना एक्ट पे जोर देते हैं जी, उतने ही सरकार को इस पे एक्शन होना चाहिए जी। क्योंकि एक मेरा अपना भी मानना है और मैं मानता हूं कि सबको मानना है। दूसरा, बहन जी ने ये कहा, उषा जी ने, वो जो विषय पे उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी तो है जी, सामाजिक जिम्मेदारी भी हमारी है जी, ठीक है। समाज को जागरूक करने का काम तो कौन करेगा? सरकार करेगी जी। अगर कोई बाल अवस्था में अपराध के क्षेत्र में जाता है तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं उसके लालन पोषण में कहीं ना कहीं कमी हुआ है और कहीं ना कहीं हम उसको ध्यान पे नहीं ला पाए। और अगर हम ये राजनीतिक क्षेत्र में होने के नाते अगर हम ये कहने की ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो मैं मानता हूं ये इस देश की जनता के साथ अन्याय नहीं है, ये अन्याय है। जी अलका जी, क्या अभी भी ये मानती हैं आप, अपनी बात पे कायम है कि सरकार की जिम्मेदारी तो है, फर्स्ट नंबर पर है, पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जैसा आप शुरुआत में कह रही थी वो भी आए? देखिए, जो लोग ये समझ रहे हैं मेरी बात को अंदाजा लगा के उस पर एक बहुत बड़ी बयानबाजी कि मैं सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ये कह रही हूं, तो एक गलत समझ रहे हैं। सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है, पर हमारा जो ढांचा है, सामाजिक ढांचा, पारिवारिक ढांचा मैं कहूंगी जो हमारा है, वो हम बहुत खूबी से जानते हैं। वो यूरोपियन कंट्री की तरह नहीं है कि बच्चे पैदा करिए और सरकार की जिम्मेदारी बना दीजिए कि इसको संस्कार आप दीजिए, पढ़ाइए आप, लिखाइए आप, अगर अपराध करेंगे तो सरकार को गाली मरेंगी। हमारे यहां पर परिवारों की भी एक जिम्मेदारी है, हमारे घरों में ऐसी शिक्षा, ऐसा माहौल होता है कि बच्चों को, महिलाओं को कैसे इज्जत करना है। और समाज की जो है 17 साल के बच्चे को, 16 साल के बच्चे को काम पे कभी नहीं सोचता। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा बड़ा होकर सिकंदर बने, लेकिन उसको सिकंदर बनने की परिस्थितियां जब पैदा नहीं होगी, भूखमरी होगी, गरीबी होगी, अशिक्षा होगी, बीमारी होगी, और शराब अपराधी निकलता है, बच्चा आपका बलात्कार करता है और आप बहुत आसानी से सरकार पे उंगली उठाकर उस बच्चे को क्यों? अलका जी बताइए मुझे, सरकार पे क्यों ना उंगली उठे? सरकार ने जिम्मेदारी ली है ना, क्या बात नैतिकता कहां चली जाती है सरकार की? सरकार की अकेले की जिम्मेदारी नहीं, हम मान रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। सरकार की अकेले की जिम्मेदारी नहीं, ये भी हम मानते हैं। वर्मा आयोग बिठाया, सरकार ने कानून में बदलाव लाए, सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट लाई, ये काम सरकारों का है। आज अगर मैं कहूं उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार है, मैं तो कांग्रेसी हूं, मैं तो अभी प्रतापगढ़ में धरने पर बैठ जाती हूं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की है, मैं धरने पर बैठ जाती हूं। तो क्या सिर्फ सरकारों के खिलाफ धरने प्रदर्शनों पर बैठना ही समाज का काम है? मुझे लगता है समाज को जगाना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे जगाने के लिए सरकार की जरूरत है। मैं पढ़ी लिखी हूं तो मुझे मालूम है कानून घर बैठ के तो नहीं सरकारें जानेंगी मैडम, अपना खुद का इंडिया आज के राजनीतिक परिदृश्य में दिल्ली के चौराहों पे तो धरना कर दीजिए जहां 16-17 साल के बच्चे भीख मांग रहे हैं, लड़के 12 साल की लड़कियां भीख मांग रही है रात में 2 बजे। अगर हमारे जैसे लोग समाज में काम कर रहे हैं, समाज को जगाने वो समाज जागेगा। अलका जी खुद ही घरों में बैठे हुए। अलका जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप रूल्स की नहीं, रोल्स की बात करिए। इस देश में आप रूल बनाने पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये बताइए कि उस रूल्स के बावजूद में आपका रोल क्या रहा है? आप समाज को जगाने की बात करेंगे, हम भी करेंगे। व्यक्तिगत रोल नहीं, मैं आपके मेरा खुद का गो इंडिया फाउंडेशन है। नया कानून की मैंने जानकारी ली, महिलाओं को, युवाओं को उस नए कानून की जानकारी दी। आपने क्या किया ये बताइए। बात यह कि हम एक दूसरे पर उंगली उठाना बखूबी जानते हैं कि आपने क्या किया, आप बताइए। अपने गिरेबान में कोई झांक कर नहीं देखना चाहता, यही सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए हमें हल भी नहीं मिल रहा मुख्यमंत्री कि हर कोई चैनल पे आकर दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझे और जागृति लाए, अवेयरनेस लाए। कानून क्या है, उसका क्या इफेक्ट होगा ये बताएं। कमी है तो हम ही लोगों को, सरकारों को बताना है। ये कानून कमजोर है, ये कमी है, बदलाइए। सड़क पर आ जाते हैं, उस सरकार में से कितने नेता आए उस जनता के बीच, पीड़ित जनता के बीच, उनके आंसू पोंछने।
या कहने कि हाँ हम आपके साथ नहीं आएंगे तो आप लोग कहेंगे दिखावा करते हैं, तो इसलिए राजनीति को प्लीज छोड़ दीजिए। अगर वो आएगा आपके बीच में तो आप ये कहेंगे दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, आप वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो प्लीज आप ये एक्सपेक्टेशन मत करिए आपके बीच में आएगा या वो नेता नहीं आएगा। आप समाज के हिस्सा हैं, समाज को जागृति लाकर बदलने की जरूरत है, वो हमें करना है। उत्तराखंड में तो किसी ने सोची नहीं, सब पहुंच गए थे वहां पर। और उत्तराखंड से भी एक लड़का आया है, नहीं तो वही तो बात है। मैं तो कह रही हूं तब ये सोच नहीं आती नेताओं के मन में कि हम वहां पे जा रहे तो लोग सोचेंगे अभी आ गए। अपने अपने राज्यों के लोगों को निकालने लग गए। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। एक टेक्निकल पहलू आप समझाइए, क्योंकि कानून को जो लोग नहीं जानते वो शायद उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है बहुत हार्ड एंड फास्ट अब काम हो जाए, कुछ हुआ तो तुरंत उसके अंदर निर्णय आ जाए। सर सिफारिशें लागू हो गई, उसके बाद कुछ निकला नहीं कानूनी रूप से सर, क्योंकि बनेगा तो कानून ही, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। कोई कितना भी चीख चिल्ला ले, समाज की हम बात कर लें, क्या आपको कमी लगती है और क्या आप ऐसा चीज सुझाना चाहेंगे या आपको लगता है कि वो होगा कानूनी तौर पर तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है? नहीं, कानूनी तरीके से जो सिस्टम बना है, जो लॉ बना है, जो प्रोसेस, उससे ही चलेगा, उससे नहीं हट सकता। बेशक जैसे लोग मांग करते हैं, हमारी भी भावना हो सकती है कुछ भी अंदर की, लेकिन कानून इससे परे नहीं हो सकता। कैसे सर हो सकता है? कैसा कानून में और क्या कि फांसी दे दो जुवेनाइल को, तो ये ऐसी बातें ना करनी चाहिए, ना सोचनी चाहिए, असंभव बातें हैं। क्योंकि कानून बना है 17.5 साल 18 साल में, अगर 2 दिन भी कम रह जाते हैं तो भी आप उसे ऐसा नहीं कर सकते। 1 दिन भी कम रह जाता है, 1 घंटा भी रह जाता है तो भी आप उससे नहीं कर सकते, क्योंकि जो लॉ है, कानून उसके तहत चलना चाहिए। जहां तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट को लोगों को यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि 1 दिन या 15 दिन या 10 दिन में हम ट्रायल पूरा करते हैं। मानव अधिकार भी दिए गए हैं, नाम ही बस फास्ट ट्रैक कोर्ट। भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो मानव अधिकार दिए गए उनका पालन भी प्रोसेस होता है। आम लोगों को लगता है कोर्ट में मुकदमा गया और आके फैसला निकल आएगा, जैसे ओवन में डाला और गर्म होके आ गया, इतना संभव नहीं है। वहां इतना प्रोसेस होता है कि चार्ज फ्रेम होने पे बहस होगी, उसको मौका दिया जाता है, उसको अवसर दिया जाता है, फिर जो भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन, जैसे इस 16 दिसंबर वाले केस में प्रोसिक्यूशन ने 80 विटनेस पहले चालान में फाइल किए, फिर 20 विटनेसेस सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किए, तो 100 विटनेस बनते हैं। 100 विटनेस बनाए हैं प्रोसिक्यूशन ने, तो डिफेंस को उसको यह भी अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलता है, मुलजिम को अवसर मिलता है कि उनको क्रॉस करे। चीफ कराने में टाइम लगता है, फिर उतना क्रॉस कराने में टाइम लगता है। अब जो हमारी सीआरपीसी चल रही है वो अंग्रेजों की पद्धति वाली चल रही, इसको हम लोगों ने बहुत कुछ बिना ज्यादा सुधार किए, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको स्वीकार कर लिया और उसी आधार पर चल रहे हैं। लेकिन आज हम नकल करने लगते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमें 2 दिन में 4 दिन में फैसला हो जाए। जब सिस्टम बना है सीआरपीसी का प्रोसीजर, उस प्रोसीजर से हम नहीं हट सकते। उसको सर बेस्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल बता दीजिए अभी। बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि यही ठीक है जो आपको लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। सीआरपीसी में परिवर्तन हो, ठीक है। जब 100 गवाह ना बनाए जाए, केवल 5 गवाह रखे जाते हैं मुख्य, क्यों ज्यादा लंबाई चौड़ाई एक हो सकता है, सिस्टम हो, प्रोसेस में परिवर्तन, मतलब एक होप सीआरपीसी के अंदर से आप कर सकते ये परिवर्तन हो, जो अभी तक जस्टिस वर्मा ने भी नहीं किया और किसी ने भी नहीं किया। सिद्धार्थ, जैसे की बात हो रही है ना कि सरकार की जिम्मेदारी पे मैं बता रही हूँ कि जिस तरह से एक तो पुलिस का जो महकमा है ना, उसको सरकार ही ठीक कर सकती है। देखिए, एक महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस की भी होती है, क्योंकि घटना तो देखिए रेप तो रुकेंगे नहीं, आप ये सोचेंगे कि रेप रुक जाएंगे, ये नहीं होंगी, घटनाएं होंगे, लेकिन उसके बाद किस तरीके से जो पीड़ित है उसको क्या सरकार किस तरह से सहयोग करती है। अगर वो केस लड़ना चाहते हैं तो क्या उस तरह में कोई सहयोग किया जा सकता है सरकार की तरफ से। पुलिस उस केस में संसद में भी बहुत बड़े पैमाने पर कुछ किया जा सकता है ना। और पुलिस निष्पक्षता में क्या है कि संसद में खुद रेपिस्ट बैठे हैं, संसद में क्या होगा? आप किस संसद की बात कर रहे हैं? 150 रेपिस्ट बैठे, क्या कुछ अलग से इसको लेकर प्रावधान या बिल नहीं? क्या करेंगे? चुनाव जीत के आ जाते हैं, बाहुबली है, जनबल है, बाहुबल है उनके पास, वहां कौन सुधारेगा? कुछ दिनों पहले रेप हुआ था एक महिला का ग्रेटर नोएडा जी, और पुलिस ने उस मामले को दबाने की कोशिश की। जब हम लोग का कैमरा तब उसके बाद पुलिस ने उस पर वो किया, लाठीचार्ज किया गांव के लोगों पर, और हम लोगों के विरोध के बाद उसको महिला को लाया गया, उसका सारा मेडिकल हुआ और उसके बाद उसको दफनाया गया, और उनके परिवार वालों को तब पूरा पैसा मिला फैक्ट्री से और सब जगह से। लेकिन पुलिस ही जब माफिया से मिली हुई है, भू माफिया से, नोएडा की पुलिस की जहां मैं बात करती हूँ, यहाँ भी तो एक सरकार है, क्यों हम दिल्ली सरकार की बात करें? भू माफिया पुलिस कोई भी एफआईआर, जो सही लोग हैं उनका जल्दी काम नहीं करते, मुजरिम के साथ मिल जाती है पैसे खा के। जो पीड़ित महिला है
उसको भगा देती है, ठीक है। उसके पति के साथ मिल जाती है, तो पुलिसिया कार्रवाई को ठीक करना, है। तंत्र को, चाहे यहाँ हो या दिल्ली में हो, पुलिस बहुत गड़बड़ है। अलका जी, सरकार और क्या कर सकती है अपनी ओर से? आपने समाज की बात की कि समाज अपनी ओर से इस चीज को देखे, अपने अंदर झांके। ठीक है, समाज देखेगा, झांकेगा, वो शायद एक लंबा प्रोसेस हो सकता है और वो होगा। आप इस विषय पर क्या कहेंगे कि सरकार को और क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है स्टेट गवर्नमेंट पे अगर हम बात करें तमाम तरह की, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूं। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल। मैं कहूंगी अगर आप केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र का फर्ज बनता है कि वो कड़ा से कड़ा कानून जो है वो पास करके इस देश को दे। और जहां तक राज्य सरकारों की बात है, लॉ एंड ऑर्डर वो राज्यों का सब्जेक्ट है, राज्यों के अंदर है, और हर मुख्यमंत्रियों को, हर गृह मंत्री जो राज्य के हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर जो है महिला पुलिसिंग जो नहीं है, या केस दर्ज करने के जो महिलाओं के तरीके हैं, उसे किस तरीके से आसान, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। जैसे अभी कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं होती हैं, ये अभी तक हो रहा है। और कभी कहा कि दिल्ली में जो है वो बढ़ चुकी है, मैं कहूंगी अपराध पहले ही हो रहे थे। ये जो नंबर बढ़ा है वो ये दिखाता है कि समाज जागरूक हो चुका है, एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई है, इसलिए जो कभी हमें नहीं दिखता था, अपराध की कम था, वो होने लग गया है। तो मैं समाज को भी कहूंगी, हमें मालूम है आसान रास्ता नहीं है, हिम्मत सबको करनी है, और बिल्कुल ये सुनिश्चित करना है कि पीड़िता की एफआईआर हो, उसकी चार्जशीट समय पर हो, और ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट जो इस देश भर में हर राज्य सरकारों को गठित करना है, ताकि पीड़िता को न्याय जो है वो बहुत समय, यानी इंसान से और इंसाफ के बीच का जो रास्ता है, वो रास्ता जो इतना लंबा हो चुका है कि इसको तय करने में शायद सालों लग जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारी काबिलियत पे शक करता है। उसके लिए एक मिनट, जो ये पुलिस और मामूली जनता के बीच का जो रास्ता जो बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, न्याय का रास्ता जो खत्म हो चुका है, उसके लिए यही करना होगा कि पहले पुलिस को ठीक करना पड़ेगा, पुलिस को सबसे, और उसके ऊपर शासन में डीएम और प्रशासन साथ में करने होंगे, पहले और बाद के चक्कर में हम बहुत और देर हो गए। सबको साथ में काम करना है अपनी अपनी जगह पर, चाहे वो समाज हो, पुलिस हो, सरकार हो, सबको एक साथ काम करना है। ये एक बात यहाँ पे और निकल एक के बाद एक करेंगे तो अलका जी आ रहे हैं आपके पास। एक यहाँ पे एक बात और जो उषा जी भी कह रही थी, और जैसे अलका जी का भी कहना है कि जो लंबा प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं शॉर्टन हो, पर चूंकि ये भी एक कानूनी प्रक्रिया होगी, इसके अंदर भी आप अलग से तो कुछ कर नहीं सकते जाकर के। तो सर, पहला सवाल तो है कि क्या ये प्रक्रिया कहीं से छोटी होती दिखती है? आपको लगता है मौजूदा जो हमारा कानूनी खाका है, आप क्रिमिनल केसेस देखते हैं और सबसे पहले मौका वारदात पे पुलिस ही होती है, और पुलिस कैसे काम करती है बहुत कुछ तय होता है इसके ऊपर। चोटपुर गांव का बता देती हूँ, पुलिस लाश को लेके भाग गई, यहाँ नोएडा बहुत ऐसे केस है। फिर मॉरल पुलिसिंग की भी हम बात करते हैं, तो कैसे सर यहाँ होगा? क्या एक पुलिस की लॉ की भी जरूरत है? पुलिस तो ऐसी है जो कहीं एक्सीडेंट अगर पड़ा उन्हें मिल जाए तो सबसे पहले उसकी जेब तलाशेंगे, ज्वेलरी निकालेंगे, उसके हाथों का सामान निकालेंगे, ज्वेलरी निकाल के जेब में रखेंगे, उसके बाद की करेंगे। पुलिस वाले ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे पुलिस वाले भी ऐसे हैं जो सारे एक मछली तालाब को गंदा करने की बात कर देती है और हो जाता है। सब अच्छे भी हैं, कई अच्छे हैं ऐसे पुलिस वाले भी जो हमने भी देखे, जो अपना ब्लड भी देते हैं और मौके पर अपने पैसे भी खर्च करते हैं और खाना भी देते हैं और अपना खाना छोड़कर उसे खिला देते हैं। दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन पुलिस में भी ऐसी तराजू में नहीं तोल सकते, सभी को नहीं तोल सकते, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन पुलिस को भी ऐसा परिवर्तन दिया जाना चाहिए, परिवर्तन किया जाना चाहिए। वैसे तो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन उनमें भी ऐसी भावना लाई जाए, सामाजिकता लाई जाए, कानून तो सिखाया जाए, लेकिन उसके बाद उनकी कुछ ऐसी क्लासेस दी जाए कि तुम पुलिस में भर्ती हो गए हो तो तुम एक अच्छे इंसान भी हो गए हो, तुम में एक पावर आ गई है, तो इसके अलावा तुम एक महान इंसान बनने जा रहे हो, तुम साधु भी हो, तुम सन्यासी भी हो, तुम ब्रह्मचारी भी हो, तुम में सब कुछ गुण आ गए। तुम शैतान बने रहते हैं, शैतान बने रहते हैं, जो ब्रिटिश समय, चलिए ये भी होते हैं, ब्रिटिश समय के समय जो बात उन्हें जिक्र करी थी कि जो ब्रिटिश जब हमारे देश में हम लोगों पे शासन कर रहे थे, तब जो पुलिसिंग का जो एक एटीट्यूड था, वही पुलिस का एटीट्यूड आज तक कायम है। एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम वहां से बदल चुका है, और नेताओं का भी वही है, डिवाइड एंड रूल है। नेताओं का तो मैम खैर वो तो एक अलग डिबेट हो जाएगी जी। तो इसी कारण से जो पुलिस का, जब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं करी, अब सरकार की जिम्मेदारी क्या आती है सिद्धार्थ? फिर वही आती है कि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए इतनी चीजें पड़ी, हमें पुलिस रिफॉर्म्स हो ही नहीं रहे इस देश में। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है जनता के करीब नहीं है, न सीओ है न कोई है, ठीक है, तो पुलिस भी अपनी मनमानी, पुलिस भी ठीक है, पुलिस को हम पुलिस की इमेज भी जो बन चुकी है शायद वो बहुत मुश्किल से चेंज होती दिखती है। सुधारने के लिए उसके कुछ ऐसे प्रयास। पर अग्निमा जी, क्या आपको लगता है जो यहाँ पर पुलिस की हम बात कर रहे हैं, हम तंत्र की बात कर रहे हैं,
राजनेता पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि न्यायपालिका विधायिका वो भी चलने का अपने अपने तंत्र से ही वो चलती तो है। सबसे ज्यादा पुलिस को बिगाड़ते हैं। अगर ये गलत नेतृत्व, अगर नेता सही हो, नीति सही हो, नियति सही हो, नेतृत्व सही हो, क्यों ये नेता नहीं आते थे? पुलिस वाले अपने आप सही हो जाए। नेता गणेश पटेल नहीं आ पाता। दबाव दिया जाता है। एक लड़की का गैंगरेप हुआ था, उसमें तमाम नोएडा के नेता, चाहे किसी पार्टी के हो, मेरे पास पैरवी लेके आया कि उसको छुड़वाइए। तमाम नेता, हर एक पार्टी के आए, MP MLA। जवाबदेही जो है, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए पुलिस की, पुलिस के अधिकारियों की। जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी और उन पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, होम मिनिस्टर कौन होता है? पॉलिटिशियन ही होता है ना जी। है, तो आप किस तरह से अपने महकमे को चलाते हो, सबसे जिम्मेदारी देश का होम मिनिस्टर खुद महाराष्ट्र सब इंस्पेक्टर थे, तो वो पुलिस के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो खुद पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में नौकरी शुरू की, उनके जीवन में उस बात की छाप रहेगी। चाहे सरकार के होम मिनिस्टर हो, दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर हो, कमिश्नर नीरज कुमार को डांट लगा दे, फटकार लगा दे, उसमें ऐसी बात। और नीरज कुमार ने भी जो सोचना किया हुआ गृह मंत्रालय के आदेश किसी व्यक्ति पे नहीं जा रही हूँ, मेरा ये कहना है। विशेष की बात नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कभी भी इस बात को पुलिस को टाइट करने की नहीं सोची, वो सोच भी नहीं सकते हैं। भावना आ जाती है। संसद में भी इस पे लेकर कोई बड़ी बहस नहीं होती है कि हम बड़ा पुलिसिंग लॉ ही लेके आ जाए, पुलिसिंग को लेकर कुछ लेके आए। सिद्धार्थ में कह रही हूँ कि पुलिस रिफॉर्म से कोई नहीं बोलता, ना ही कोई MPs उठाते हैं इस मसले को, ना ही कोई विधायक अपने असेंबली में उठाते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए क्यों नहीं इस देश में काम हो रहा। एक कहीं कोई ठीक है, हर स्टेट की अलका जी, क्या आपको नहीं लगता पुलिसिंग रिफॉर्म्स पे और काम होना चाहिए? अगर हम चूंकि दिल्ली की ही बात कर ले, दिल्ली में पुलिस वाले किस तरह से काम करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो एक अंडरस्टिंग ऑपरेशन किया गया था, वो पुलिस की हकीकत और बार बार कोई एक, खुद भी आप जानती हैं, जब आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाती होंगी तो लोग भी आपसे मिलते होंगे, पुलिस के रवैये की बात करते होंगे। क्या काम किया है यहाँ पर, आप बताइए, और क्या कमी रह गई है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सख्त जरूरत है पुलिसिंग को बहुत सीरियसली लेते हुए बदलाव की जो हम कमी है उसे बिल्कुल मैं महसूस कर रही हूं और उस बदलाव आने चाहिए। पर मैं अपने पैनल में सबकी बात सुन रही हूं, इन पैनल में मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति सरकार का मंत्री बैठा है आपके बीच में, या पुलिस का अधिकारी बैठा है, या कानून का जो है रखवाला जज बैठा है, या कोई भी है। तो इसलिए बहुत आसानी है, सरकार भी बुरी है, पुलिस भी बुरी है, कानून भी कमजोर है, लेकिन हम सब जो चैनल पे बैठे हैं वो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हम लोग जागरूक हैं, हम समाज की आवाज है जो सरकारों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। तो मुझे लगता है कम से कम हम ठीक है सबको गाली निकाल दें, सब निकम्मे हैं, सब बेकार है, सब कानून कमजोर है, पुलिस है, सरकारें अपने गिरबानों में, हम सब अगर झांकेंगे 121 करोड़ की आबादी का ये जो समाज है, इस समाज में ये जो घृणित अपराध हो रहा है, मुझे लगता है समाज अगर पहल करेगा, समाज अगर देश कानून को बदलने की मांग जब उठी 16 दिसंबर के बाद भी हमने देखा है समाज के सामने झुकना पड़ा सरकारों को, बदलाव कानून में करने पड़े, फांसी की सजा नहीं थी जिसे लाया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित नहीं थे 16 के बाद जो किए। तो मुझे लगता है कि हम सब पे उंगली उठा सकते हैं, दो तरह की बातें निकल कर हमें हक है अपनी बात को रखने का। बिल्कुल ठीक है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अलका जी, मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप बहुत अच्छी वक्ता हैं और बोलती भी बहुत हरा परवा है, और जब बोलती हैं तो फिर आप किसी की सुनती भी नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा आप सुन। सर थोड़ा संक्षेप में रखिएगा। मैं चुप था, इसलिए 1-2 मिनट का मुझे देंगे। अभी कल परसों घटना है, नोएडा का एक परिवार गुड़गांव में रहता है जी, और उस जो हस्बैंड है उसका, उसने दूसरी शादी कर ली, उसका एक बच्चा भी हो गया और इस लेडीज को पता नहीं लगा। जब वो रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो वहां लोगों ने कहा कि आप कहाँ से आई हैं, तो बोला नोएडा से, क्योंकि नोएडा में इसका भाई रहता है और वो वहीं पर रहती थी। तो गुड़गांव की पुलिस ने उसको नोएडा भेज दिया कि आप नोएडा से रिपोर्ट लिखवा दीजिए, आप रोज कैसे आ पाएंगे, जा पाएंगे। ये जो परफॉर्मेंस का जो तरीका है गवर्नमेंट का, और जो एक अपराध को आंकड़े के रूप में हम लेते हैं कि भाई इस सरकार में इतने आंकड़े हैं, ये कम करना, ये कहीं ना कहीं आम आदमी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, और पुलिस इसके आड़ में जो मुकदमे लिखने चाहिए उसको लिखती नहीं, उसको टालमटोल करती। शुरुआत वहीं से होती है जी। नंबर 1, अभी अलका लांबा जी बोल रही थी कि समाज को आगे आना चाहिए और जागरूकता लानी चाहिए। मैं एक बात आपको याद दिला दूं लांबा जी, आपको याद होगा जब ये अन्ना साहब वहां बैठे थे तो एक कानून की उन्होंने मांग की थी और उन्होंने उस समय संसद को झुकाया था। निश्चित रूप से मैं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, इसमें मुझे भी कोई अफसोस नहीं होता, इसलिए आपको भी नहीं होना चाहिए। सरकार झुकी भी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? 0। 10 बजे सदन चला। देश के जनता की आवाज जनमानस के लोग ही उठाते हैं, चाहे वो अन्ना हजारे उठाए, मैं सिद्धार्थ जी एक मिनट, चाहे वो अन्ना जी उठाए या रामदेव महाराज उठाए। रामदेव महाराज किसी विषय को उठाते हैं
तो आप उनको सांप्रदायिक कह देते हैं, अन्ना जी को उठाते हैं, उसमें 20 बहाने बनाते हैं। ये आवाज समाज के लोग उठाते हैं और समाज को जब हम विभाजन करते हैं तो निश्चित रूप से ये समाज का गला घोटने का काम रहे हैं। गुजरात में आप ही की पार्टी भाजपा ने लोकायुक्त के नाम पर क्या तमाशा खेला, कर्नाटक में क्या हुआ, अलका जी ये मोदी फोबिया से आप लोग बाहर निकल जाइए। अलका जी कह के सुना रहे हैं और आप ये भूल गए। आप जब भी कोई बात करें गुजरात में और मोदी जी के पास चले जाते हैं करके बोलिए, मुझे बोलेंगे तो मुझे कर्नाटक याद दिलाना होगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को क्यों उखाड़ कर फेंक दिया उन्होंने। कर्नाटक की जनता ने भ्रष्टाचार, इसलिए मैं कह रही हूँ आप मुझे अगर वहां की जनता ने फेंका तो आज तक गुजरात में आपकी देखिए गुजरात में कांग्रेस को क्यों उखाड़ फेंका। कितनी मध्य प्रदेश में जो दिग्विजय सिंह जी बहुत अच्छे बयान देते हैं, हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, उनको मध्य प्रदेश की जनता ने क्यों फेंक दिया। छत्तीसगढ़ में जीते जोगी को क्यों फेंक दिया। आप राजस्थान बचा लीजिए, दिल्ली बैठे उसको बचा लीजिए। राजनीतिक जगहों में देखिए सर, ये नहीं हम जनता के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम बड़े गंभीरता विषय नहीं सर प्लीज देखिए, क्योंकि सब यहाँ पर नहीं है। देखिए बहुत गंभीर विषय पे हम बात कर रहे हैं और चूंकि बड़ा बुरा ये भी लगता है कि खुद आप अलका जी आप भी कह रही थी कि राजनीति नहीं होना चाहिए, आप मैं भी चाहूंगा कि ना पड़े, क्योंकि वक्त हमारे पास अब है नहीं। अलका जी कहकर अगर आप मुझे प्रश्न करेंगे तो जवाब देना बनता है ना। अगर आप चैनल 1 पर देश की जनता से बात करिए क्योंकि वो सुन रही है आपको, और आप कहेंगे अलका जी राजनीति नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अलका जी का बताना याद दिलाना बनता है कर्नाटका में क्या हुआ लोकायुक्त के। ये विषय नहीं है मैम, ये तो मेरा ये आपके लिए चलिए ठीक है। तो विषय तो उन्होंने उठाया ना, ये विषय नहीं, ठीक है ये विषय नहीं, से भटकने मत दीजिए। ये जीत के विषय को आप इससे जोड़ेंगे। चलिए वक्त हमारे पास है नहीं। छोटा सा कहना चाहूंगी, बिल्कुल संक्षेप में मैम, बहुत छोटा सा कहना चाहूंगी कि लांबा जी ये कह रही थी कि हम सबके खिलाफ मतलब सरकार पुलिस ऐसा कुछ, मुझे को नहीं लगता कि हमने ऐसा कुछ कहा है। जहां तक समाज की बात है तो मैं ये मानती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ की होती है, महिला की होती है। वो अपने बेटों को क्या संस्कार देती है अपने बेटे को। तो यहाँ पे मैं घूम फिर के इसमें कहीं ना कहीं अपने जो एक माँ के रूप में जो महिला है उसकी भी जिम्मेदारी मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा। चलिए यानी संस्कार घर से अगर अच्छे मिले तो संस्कार आगे जाकर दीवार को तोड़ दीजिए आप राजनीतिक दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। इस घर को, देश को बचाने के लिए, इस युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए आप समाज जहां सरकारें भी अपनी ओर से कोशिश कर रही हैं, समाज भी अपनी ओर से कोशिश करे। अब कैसे ये जागृति आएगी तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। 1 मिनट में एक कविता बोलूंगी, 1 मिनट में एक कविता बोलूंगी। सोच रहे अब चलिए जल्दी समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याघ्र जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। बिल्कुल चलिए ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। पर बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि कैसे आगे बदलाव आएगा और कैसे जो आंकड़े जो इतने तेजी से रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, जो सबको परेशानी का सबब सबके लिए बन रहे हैं और शर्म का सबब बन रहे हैं परेशानी से ज्यादा, कब यहां से चीजें बदलेंगी आने वाला वक्त ही तय करेगा। आप देख रहे थे प्राइमेट, नमस्कार। घर पर